आज हम यूपी टेट में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, स्वरों का अपर का मतलब होता है दूसरा रूप। स्वरों का दूसरा नाम जो है वो क्या होता है? स्वरों को किस नाम से जाना जाता है? अच स्वर के नाम से जाना जाता है। स्वर को अच स्वर के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें देखो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, स्वरों को किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है? स्वरों को किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है? स्वरों को अच प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, स्वर कितने प्रकार का होता है? हम जानते हैं संस्कृत में जो स्वर होता है वो कितने प्रकार का होता है? 9 प्रकार का होता है। संस्कृत में स्वर जो है वो कितने प्रकार का होता है? 9 प्रकार का होता है, जिसमें 5 जो है वो मूल स्वर होता है। 5 क्या होता है? 5 मूल स्वर होते हैं ना। मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है, देखो यहाँ से, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर को मिश्रित स्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें से कौन कौन से संयुक्त स्वर पूछा है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन ए सही होगा। ए जो है ये वाला, ये जो है वो कौन सा स्वर है? मिश्रित स्वर है। ए ओ आई ओ, ये कौन सा स्वर है? संयुक्त स्वर। छठा क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर दीर्घ नहीं होता है? कौन सा स्वर दीर्घ नहीं होता है? इसमें लिरी जो है वो दीर्घ स्वर नहीं होता है। सातवां क्वेश्चन क्या दिया है, किन स्वर वर्णों का ह्रस्व नहीं होता है? तो जैसा कि हम जानते हैं, जो ह्रस्व स्वर जो होते हैं, किन स्वर वर्णों का नहीं होता है? पहला, इसमें ऑप्शन क्या होगा? ए सही होगा। ए ओ आई ओ, इनका जो है वो ह्रस्व नहीं होता है। आठवां क्वेश्चन क्या दिया है, कौन से ऐसे दो स्वर वर्ण हैं जो आपस में सवर्णी हैं? तो सवर्णी वर्ण कौन कौन से हैं? री और लिरी। री और लिरी जो हैं वो कौन से वर्ण हैं? ये सवर्णी वर्ण हैं। नौवां क्वेश्चन देखो यहाँ पे, नौवां क्वेश्चन क्या दिया है, आ का उच्चारण स्थान क्या है? आ का उच्चारण स्थान क्या है? तो देखिए यहां से, ये कंठ, जो आ है, ये इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ होता है। ऑप्शन क्या होगा इसका? डी सही होगा। 10वां क्वेश्चन क्या दिया है, देखो यहां से, ई और ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? ई और ई का उच्चारण स्थान तालु होता है। ये किससे बोला जाता है? ई और दीर्घ ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। और 11वां क्वेश्चन क्या दिया, देखो यहां से, उ और उ का उच्चारण स्थान माना जाता है। किसको माना जाता है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दिया है ओष्ठ। क्या दिया है? ओष्ठ दिया है ना। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। लिरी का उच्चारण स्थान, लिरी का उच्चारण स्थान क्या होता है? लिरी का उच्चारण स्थान जो है वो होता है क्या? दंत। क्या होता है? दंत होता है। इसमें ऑप्शन सही होगा क्या? डी सही होगा। अब देखो यहां से 13वां क्वेश्चन क्या दिया है, री और दीर्घ री, री और दीर्घ री का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो इसमें पहला दिया गया है मूर्धा, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? ऑप्शन ए सही होगा, मूर्धा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, ए और ए का उच्चारण स्थान है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी, जिसको क्या बोलते हैं? कंठ और तालु। कंठ और तालु के नाम से जाना जाता है। और 15 वाला क्वेश्चन देखो यहां से क्या दिया है, ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ से बोले जाने वाले ये वर्ड होते हैं, ओ और औ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, देखो भैया यहाँ पे 16 में दिया है, स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न होगा। स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न कौन सा होगा? विवृत। इसमें ऑप्शन क्या सही होगा? बी सही होगा। स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न जो है वो क्या होगा? विवृत होगा। और इसमें 17 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो, निम्नलिखित में से कौन सवर्णी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सवर्णी नहीं है? तो इनमें से कौन से सवर्णी नहीं है? इसमें देखो यहां से डी जो है वो सवर्णी नहीं है। ए और ओ, ए और ओ जो है वो सवर्णी नहीं होता है। स्वरों का बाह्य प्रयत्न होता है। स्वरों का बाह्य प्रयत्न क्या होता है? स्वरों का बाह्य प्रयत्न उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। स्वरों का बाह्य प्रयत्न किसे कहते, क्या होता है? तो स्वरों का बाह्य प्रयत्न हम जानते हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित होता है। इसमें 18 में ऑप्शन क्या सही होगा? ए सही होगा, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। री और लिरी के
री और लिरी के परस्पर कितने भेद हैं? री और लिरी के परस्पर कितने भेद हैं? तो इसमें देखो इसके कितने भेद होते हैं? 30 भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? री और लिरी के कितने भेद होते हैं? 30 भेद होते हैं। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, अ इ उ री वर्णों के कुल कितने भेद होते हैं? हम जानते हैं इसके कुल कितने भेद होते हैं, इसमें 18 भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? कुल 18 भेद होते हैं। और 21 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, ए ओ आई औ के कितने भेद होते हैं? इसके कितने भेद होते हैं? तो इसमें क्या सही होगा, 12। इसके कितने भेद होते हैं? 12। ऑप्शन क्या सही होगा इसका, ए सही होगा ना। और इसके बाद देखो 22 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, 22 नंबर क्वेश्चन में दिया है स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से हुआ है? स्वर, जैसे कि हम जानते हैं स्वरों का जो विभाजन है वो कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 23 में क्या कह रहा है, ऐसी कौन सी ध्वनि है, ऐसी कौन सी ध्वनि है जिसे अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है? तो इस स्वर जो है, स्वर, व्यंजन और अयोगवा, इनमें से स्वर को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए सही होगा। जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रिक वर्ड जिसे बोलते हैं ना, जिन स्वरों, एक मात्रिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला क्या दिया है, ह्रस्व स्वर, दूसरा क्या दिया है, दीर्घ स्वर, और तीसरा प्लुत स्वर, चौथा केवल स्वर। तो हम जानते हैं ह्रस्व स्वर को बोलने के लिए, ह्रस्व स्वर जो है वो एक मात्रा का समय लगाता है। इसको बोलने में कितना मात्रा का समय लगता है? एक मात्रा का समय लगता है। द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। इनमें से देखो यहाँ से 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से हमें बताना है कौन सा द्विमात्रिक स्वर है। तो दीर्घ स्वर जो होता है वो द्विमात्रिक स्वर होता है। दीर्घ स्वर को क्या बोलते हैं? द्विमात्रिक स्वर बोलते हैं। इसमें 25 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में देखो, 26 में क्या कह रहा है, त्रिमात्रिक स्वरों को क्या कहा जाता है? त्रिमात्रिक स्वरों को किस नाम से जाना जाता है? त्रिमात्रिक स्वरों को प्लुत स्वर के नाम से जाना जाता है। त्रिमात्रिक स्वर को किस नाम से जाना जाता है? प्लुत स्वर के नाम से जाना जाता है। तो 26 का ऑप्शन कौन सही होगा? बी सही होगा। किन स्वरों का प्रयोग प्रायः वेदों में होता है? तो वेदों में कौन से स्वर का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ से प्लुत स्वर जो है वो सब वेदों में प्रयोग किए जाते हैं। प्लुत स्वरों का उपयोग कहाँ किया जाता है? वेदों में किया जाता है। किन स्वरों का गुण संज्ञा होता है? किन स्वरों की गुण संज्ञा होती है? तो ये हमें बताना, 4 ऑप्शन दिया गया इसमें, तो हमें इसमें बताना क्या है कि किन स्वरों की गुण संज्ञा होती है। तो 28 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 28 का ऑप्शन सही होगा ए। इसमें क्या दिया है? अ, ए और ओ। इसमें 3 दिया है, ये वाला अ, ए और ओ। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। और देखिए यहाँ से 29 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, किन स्वरों की वृद्धि संज्ञा होती है? तो किन स्वरों की वृद्धि संज्ञा होती है? इसमें 29 नंबर में कौन सा सही होगा? 29 नंबर में ऑप्शन ए सही होगा। आ, आई और औ, इनकी जो है वो क्या होती है? वृद्धि संज्ञा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है, महेश्वर सूत्र में स्वर वर्णों की गणना कितने सूत्रों में की गई है? महेश्वर सूत्र में स्वर वर्णों की संख्या क्या क्या है? क्वेश्चन में क्या कह रहा है, महेश्वर सूत्रों में स्वर वर्णों की गणना कितने सूत्रों में की गई है? तो हम जानते हैं कितने सूत्रों में की गई? 4 सूत्रों में। ऑप्शन क्या होगा इसका सही? बी सही होगा ना। ऑप्शन क्या सही होगा? बी कितना दिया है? 4। तो इसका क्या होगा ऑप्शन? तो देखो यहां से इसके पहले यूपी टेट में कुछ क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2016 में पूछे गए थे। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्पर्श व्यंजन के वर्ग हैं। स्पर्श व्यंजन के वर्ग कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन के कितने वर्ग हैं? तो हमें बताना क्या है, स्पर्श व्यंजन के वर्ग बताना है। तो इसमें क्या होगा? 5 वर्ग। स्पर्श व्यंजनों के कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। ग व्यंजन है, हमें बताना है ग जो है वो कौन सा व्यंजन है। तो ग कौन सा व्यंजन है भैया? देखो यहाँ से ग ऑप्शन दिया पहला अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और ग। पहला क्या क्या दिया है इसमें? देखो यहाँ से पहला दिया है अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो 32 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही होगा? स्पर्श व्यंजन, सी सही होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। तो ग व्यंजन कौन सा व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया है, अंतस्थ वर्ण है। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से वर्ण जो हैं वो अंतस्थ वर्ण हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 में 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें हमें बताना है कौन कौन सा वर्ण जो है वो अंतस्थ वर्ण है। तो इसमें देखो बी वाला जो दिया य, र, ला और वा, य, र, ला और वा जो है वो कौन सा वर्ण है, अंतस्थ वर्ण है। ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है, पूछ रहा है कि ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। तो ऊष्म व्यंजन इसमें जो डी दिया गया है ये क्या है, डी। ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही होगा, डी। डी जो है वो कौन सा व्यंजन होगा, ऊष्म व्यंजन होगा। कौन से स्वर ह्रस्व नहीं होते हैं, हमें इसमें बताना क्या है कि कौन से स्वर जो है वो ह्रस्व नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा इसका। इसमें ए, ओ, आई और औ जो है वो ह्रस्व स्वर नहीं होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं होता है। इसमें हमें बताना है कौन सा स्वर नहीं है। तो इसमें कौन सा सही होगा, इसमें लरी जो है वो स्वर नहीं होता है। लरी को ला जो है वो स्वर नहीं है। कौन सा स्वर नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ला। ला जो है वो स्वर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया है, छ। छ जो है वो मिलकर बना है, किससे मिलकर, छ जो है वो किससे मिलकर बना है। तो बताइए इसमें से चारों में से कौन सा सही होगा। तो क और स से मिलकर छ बनता है। तो इसमें ऑप्शन क्या सही होगा, ए जो है वो ऑप्शन सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, 38 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है अंतस्थ वर्ण है। इसमें हमें बताना 4 ऑप्शन दिया गया है और हमें बताना है कौन सा वर्ण अंतस्थ वर्ण है। तो अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं, यड़, यड़ संधि, यड़ जो दिया गया, यड़ से यड़ में य, व, र और ला जो है वो अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। य, रा, ला, य, रा और रा तथा ला जो है वो अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखो यहां से हमें 39 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन है। हमें बताना है कौन सा व्यंजन जो है वो संयुक्त व्यंजन है। तो ज्ञ जो है वो कौन सा व्यंजन है, वो एक संयुक्त व्यंजन है। और क्वेश्चन नंबर 40 में क्या पूछ रहा है, कौन सा स्वर ह्रस्व नहीं होता है। तो हम जानते हैं कौन सा स्वर ह्रस्व नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या सही होगा, डी। डी सही होगा। और डी हम जानते हैं ओ जो है वो ह्रस्व नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिया है, संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो जैसे कि सब जानते हैं ना संस्कृत में कितने अयोगवाह होते हैं। तो संस्कृत में 4 अयोगवाह वर्ण होते हैं। संस्कृत में कितने अयोगवाह वर्ण होते हैं, 4 अयोगवाह वर्ण होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया है संस्कृत व्याकरण के अनुसार स्वरों की संख्या है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार कितने स्वर होते हैं। तो संस्कृत व्याकरण के अनुसार संस्कृत में स्वरों की संख्या जो होती है वो 9 होती है। जब व्याकरण के हिसाब से पूछेगा, व्याकरण के अनुसार पूछेगा तो हम कितना बताएंगे, इसमें 9 बताएंगे। तो संस्कृत व्याकरण के अनुसार स्वरों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 9। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं, ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं, ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं। तो बताइए इसमें ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं। जो या है वो ऊष्म वर्ण नहीं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऊष्म वर्ण नहीं है, हमें इसमें बताना है कि कौन सा ऊष्म वर्ण नहीं है। तो देखो यहां से 43 नंबर क्वेश्चन में ना, तो 43 नंबर क्वेश्चन में जो सही होगा वो क्या होगा, या सही होगा। या जो है वो ऊष्म वर्ण नहीं होता है। 44 नंबर क्वेश्चन में स्पर्श व्यंजन नहीं है, हमें चारों में बताना है कि कौन कौन से व्यंजन जो है वो स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो इसमें से कौन सही होगा, इसमें से सही होगा क्या, सी। सी जो है वो स्पर्श व्यंजन नहीं है। उसके बाद हमें देखो 45 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क वर्ग के वर्ण कहे जाते हैं, क वर्ग के वर्ण कहे जाते हैं। तो क वर्ग में जितने वर्ण आते हैं उनको क्या कहते हैं, जैसे क, ख, ग, क वर्ग ना। तो कौन कौन से हैं इसमें, तो इसको कौन सा वर्ड कहते हैं, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और सरस व्यंजन। तो हम जानते हैं स्पर्श व्यंजन का वर्ग के वर्ड कहे जाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी सही होगा।